चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हमारा है सेशन 2 और हम बात कर रहे हैं डीप नॉलेज के हिसाब से ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के फंक्शन। और देखिए, हम क्यों ये बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये पूरा जो मैकेनिज्म समझ में आ गया कि हमारा ब्रेन ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन पर उसको आपको समझने समझने के पहले और उसको सही तरीके से काम पे लेने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन की कार्यप्रणाली क्या है, ये क्यों ऐसा डेवलप हुआ है। दूसरा, ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, हमारे ब्रेन के अंदर क्या क्या जो है भाग है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि जो 7 भाग है, अभी मैं उसको रिवाइज करूंगा। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारे ब्रेन के जो भाग हैं, उनसे हमारी बॉडी का क्या कनेक्शन है, हमारी बॉडी के साथ क्या कनेक्टेड है, वो हमारी आत्मा के साथ कैसे कनेक्टेड है, वो हमारे बाहरी जीवन के साथ कैसे कनेक्टेड है। वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। हम पहले समझेंगे कि हमारा ब्रेन डेवलप कैसे होता है, फिर हम ये समझेंगे कि जो डेवलप ब्रेन है वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर हम आगे के सेशन में ये समझेंगे कि कैसे हम अपने जो ऑलरेडी ब्रेन डेवलप हो चुका है, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज डेवलप हो चुकी है और जो हमारे लिए गलत कर रही है, उसको कैसे रिमूव करें और नई चीज डालें। पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी हम कोई बुक्स पढ़ रहे थे या जब भी हम कोई सेशन अटेंड करते थे, हमको सिर्फ ये सिखाया जाता था कि अपने ब्रेन में ये डालो, अपने ब्रेन में ये डालो, अपने ब्रेन में ये डालो। पर हमको ये कभी सिखाया ही नहीं गया कि हमारे ब्रेन में गया कैसे ज्यादा डीपली, और अगर ये गया तो उसको पहले रिमूव कैसे करें और फिर उसके बाद नई चीज कैसे डालें। अगर ये मैकेनिज्म पे हम काम करेंगे तो शायद हम ज्यादा बेटर कर पाएंगे। पर ऑलरेडी हम भरी हुई चीज में भरा हुआ डालते जाएंगे तो तकलीफ होती जाएगी। तो इसीलिए हमने सेशन पे काम किया कि आप लोगों को पहले क्लियरिटी से समझ में आए कि ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्रेन कैसे काम करता है, फिर हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। करेक्ट। तो कल थोड़ा सा रिकैप करते हैं, 2 मिनट। कल हमने क्या सीखा। कल हमने सीखा कि हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा बुद्धि है, उसको हम ब्रेन बोलते हैं। जो हमारा माइंड है, माइंड मतलब जिसको हम मन कहते हैं, ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। और जो माइंड का जो हिस्सा होता है, उसका जो केंद्र होता है वो हमारे मध्य भाग में होता है, नाभि के ऊपर। ठीक है। और उसके 2 या 3 उंगल ऊपर होता है, जहां से वो कंसंट्रेशन शुरू होता है। आपने देखा होगा, जब भी आपको बहुत गुस्सा आता है या बहुत क्रोध आता है या आपको बहुत प्रेम आता है, बहुत हंसते हो, जब हंसते हो तो आप क्या बोलते हो, अरे बाप रे, पेट पकड़ पकड़ के, वही तो पेट दुखने लगा, इतना ज्यादा हंसा। पेट क्यों, सर क्यों नहीं दुखा? क्योंकि आपके मन का जो केंद्र है, वहां से आपकी हंसी छूट रही है, वहां से आप लोग खुश हो रहे हैं, वहां से आप प्रेम हो रहा है। फिर जब आपने देखा होगा, जब आप बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्सा आता है आपको बहुत ज्यादा, तो जो सबसे पहला जो आपको बॉडी के अंदर जो चेंजेस महसूस होता है वो ये होता है कि उस दिन आपको भूख नहीं लगती है। उस दिन आपको आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। उस दिन आपके बहुत सारी बॉडी में अजीब अजीब सी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पेट के बीच में, मध्य भाग में है। तो वहां से सारी चीजें, एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेट होती है। मन मतलब क्या है? मन एक कॉन्सर्ट, एक एनर्जी का स्रोत है। दैट इज अ कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है। वो एनर्जी है। और मजे की बात यह कि वो जो एनर्जी है वो राउंड फॉर्म में घूमती रहती है, गोल करके घूमती रहती है। अगर एनर्जी राउंड फॉर्म में घूमेगी तो वो कभी खत्म नहीं होगी। पर अगर वो यहाँ वहां जाने लगेगी तो खराब हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है आप ऐसा राउंड फॉर्म में चले। आप देखेंगे जो भी फिजिक्स फिजिक्स पढ़ते होंगे कि कोई भी एनर्जी का जो स्रोत होता है, अगर उसको राउंड, है ना, चक्र के तरीके से घुमाया जाए तो वो हमेशा एनर्जी को डेवलप करता जाएगा। बट अगर उसको डिफ्यूज कर दिया जाए, अगर थोड़ी एनर्जी यहाँ वहां चली जाएगी, तो हमारा जो है एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन भंग होना। हमने देखा कि हमारे बॉडी में जो ब्रेन है, सॉरी, जो माइंड है, उसको हमने 2 भागों में बांटा गया था। एक जो बहुत कमजोर है और दूसरा जो है वो बहुत मजबूत है। पर जो कमजोर वाला भाग है हम उसको ज्यादा काम कर रहे हैं, और जो भारी वाला जो महत्वपूर्ण भाग है उसको हम कम करते हैं। कमजोर वाले में क्या क्या बताया था मैंने? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। और जो मजबूत वाला भाग है जो अभी वीक हो चुका है, उसमें हमने बताया था सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, सुपर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। उसके बाद मैंने बताया था आपको अल्टीमेट माइंड, और हमने बताया था स्पॉन्टेनियस माइंड। तो ये 7 प्रकार थे। तो फिर हमने एक चीज सोच कल बात की थी कि हमारे दिमाग में विचार कैसे बनते हैं। हम जो विचार करते हैं, तो विचार का काम जो है वो बुद्धि का है, उस पर भाव डालने का काम जो है वो हमारे मन का है। ठीक है। विचार कैसे बनते हैं? जब भी हम अपनी इंद्रियों से, हम हमारे पास आंख, कान, नाक, गला, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, जब हम किसी भी चीजों को देखते हैं या महसूस करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्स जनरेट होती है। इम्पल्स जो होती है वो इनकोडेड फॉर्म में होती है। इम्पल्स जनरेट होकर इनकोडेड ब्रेन में जाती है। ब्रेन
उस इम्पल्स को, मतलब ब्रेन के अंदर वो सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, वो इम्पल्स ब्रेन में जाती है। उसके बाद हमारे मन से भाव आते हैं, हमारे मन से भाव आते हैं और उसको डिकोड करते हैं। मतलब किसी भी चीज को मैंने देखा, अब मेरे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सुपर एक्टिव कॉन्शियस, जो भी हमारे ब्रेन के सातों हिस्से हैं, उसमें से जो हिस्सा ज्यादा मजबूत होगा और जिसके अंदर पुरानी जो स्टोर मेमोरीज हैं, उसके हिसाब से वो उसको डिकोड करेगा। हमने कोई चीज देखी, अब हमारे ब्रेन में गई, कॉन्शियस माइंड में गई। अगर कॉन्शियस माइंड में कचरा भरा हुआ है तो हम किसी भी चीज को कचड़े के हिसाब से डिकोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी श्यामल जी के बारे में मेरी थॉट प्रोसेस ये है, मैंने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखा है कि श्यामल मेरे दुश्मन है और ये हमेशा मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। अभी मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, श्यामल जी मुझे देख के मुस्कुरा देते हैं। उसने, उसके भाव अच्छे थे, वो अच्छे भाव से मुस्कुराया कि बहुत अच्छी बता रहे हैं आप, पर मेरे दिमाग में क्या था कि श्यामल जो है वो मेरे दुश्मन है। अब जैसे ही मैंने श्यामल को मुस्कुराते हुए देखा, तो जो मुस्कुराना था वो इम्पल्स थी, वो एक आवेग था जो मेरे आंखों ने देखा। अभी शब्द नहीं आए, सिर्फ मैंने आंखों से देखा उनको मुस्कुराते हुए। अब मेरे ब्रेन में वो गया डिकोड होने, अभी वो इनकोडेड था, डिकोड होने गया ब्रेन में, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है कि श्यामल जी जो है वो मेरे दुश्मन है, उन्होंने हमेशा मेरे साथ खराब किया। इस समय वो अच्छा कर रहे थे, पर मेरे दिमाग ने क्या डिकोड किया, श्यामल इज अ रॉन्ग पर्सन और वो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। उसकी मुस्कुराहट मुझे चिढ़ लगी, मेरे दिमाग ने उसको चिढ़ में डिकोड किया। मेरे एक्शन क्या हुए, तुरंत मैं रिएक्ट करूंगा, या तो उसको झापड़ मार दूंगा, या तो उसको उल्टा सीधा बोल दूंगा, या फालतू आदमी है, ऐसा कुछ भी बोल के खत्म कर दूंगा। क्या सिचुएशन क्या थी, ये होती है हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि मुझे ये बिजनेस कोई बताता है, तो मेरे दिमाग में ये ऑलरेडी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में डाला हुआ है कि भैया मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूँ, और इस तरीके की जो बिजनेस है वो मेरे काम की नहीं है। तो आप माथा पीट लीजिए किसी का भी, वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके ब्रेन में डाला हुआ है। उसके ब्रेन को रिमूव करना है और उसके ब्रेन में नई थॉट प्रोसेस डालनी है। दिस इज आ सक्सेस मंत्र, और हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने एक और चीज बहुत अच्छे से बात की। देखिए, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो जब तक हम पुरानी चीजों को रिकैप नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं डाल पाएंगे, ये थोड़ा ध्यान से रखें। कल हमने एक बच्चों की बिहेवियर की बात की कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर दो गुण सबसे ज्यादा होते हैं, एक होता है प्रेम और दूसरा होता है क्रोध। जब हम बच्चों को जात पात, ये ऊंच नीच, जाति, वो धर्म, ये फलाना, ये सब चीजें जब डालते रहते हैं धीरे 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 धीरे, तो बच्चों का कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन शुरू हो जाती है कि ये ऐसा, वो कैलकुलेशन, ये वो सब कैलकुलेशन अच्छे या खराब सीखने लगता है। उसको ये नहीं पता है कि ये अच्छा है या सही है, ये खराब है या, वो सब सब कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड में, सॉरी, कॉन्शियस माइंड में स्टोर करता जाता है। और वही जो स्टोर चीजें हैं वो एक समय के बाद निकलती, उसके बाद हम उसको स्कूल भेज देते हैं, वो मारपीट करते हैं, चल तेरे को घोड़ा बना देते हैं, तेरे को ये करना, तेरे को वो करना। उसकी टीचर भी उसको इग्नोर कर देती है, बेचारा पढ़ता नहीं है तो उसको क्लास के बाहर खड़ा कर देती है। उसको जबरदस्ती के डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं। वो बच्चा 5-6 साल तक डिसिप्लिन के लिए बना ही नहीं, स्वतंत्र रहने के लिए बना है। हमने उसको इतना मारपीट कर दी उसके उसके छोटे से मन में, उसके इनोसेंसी में, कि उसका प्रेम और क्रोध विकृत फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट, हमने ये सब सीखा। ब्रेन जो बच्चों का है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होता है, वो होता है सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। उनका जो ब्रेन होता है वो सबसे पावरफुल स्टेज में होता है, जिसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड क्या होता है, हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, कल हमने बात की थी कि सुपर कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट होता है जब हम बाय बर्थ, जब हम बच्चा जन्म लेता है, तो वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में होता है। धीरे धीरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, और जब हम प्रेम और क्रोध को दबाते हैं तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। करेक्ट, तो ये चीजें होती, जो आपको सपने आते हैं, आप सोते समय जो कुछ देखते हैं, वो सब आपके अनकॉन्शियस माइंड का काम है।
और आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। और आप जागते समय जो निर्णय लेते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड का काम है। तो जो मेमोरी स्टोर है वो कॉन्शियस माइंड, आप जो निर्णय ले रहे हैं वो कॉन्शियस के कारण। रात को आप सोते समय जो आपको विचार आ रहे हैं वो होते हैं आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के काम। तो अब आपको कभी सुख चैन ही नहीं मिलता है, जागते हुए गलत डिसीजन, सोते हुए खराब चीजें दिख रही है। तो आदमी को सुख और शांति मिलेगी कब? हम आए किस लिए हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, और वो हमारे जीवन से चली गई। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस सब जो कमजोर भाग होने चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जीवन में अगर आपको सुख, शांति, आनंद, सफलता चाहिए तो आपको जो अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है इनकी शक्ति को कम करना पड़ेगा, इनको दबाना पड़ेगा। सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस और आपका स्पॉन्टेनियस माइंड और अल्टीमेट माइंड, इनको आपको उठाना पड़ेगा। अभी हम लोग को सुख शांति इसलिए नहीं है कि सब उल्टा है, ये बड़े हैं ये छोटे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? इनको नीचे करेंगे और इनको बढ़ाएंगे। इसके लिए प्रोसेस लगेगी। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि ये कैसे होगा, पर मैं आपके लिए कर नहीं सकता हूँ। ये हर एक इंडिविजुअल को खुद करना पड़ेगा। करेक्ट? तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। इसके लिए हम लोग अजीब बहुत सारे साधुओं के पास जाते हैं, बहुत सारे धर्म गुरु के पास जाते हैं। हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कौन मुझे मिलेगा जो मुझे ये करेगा, और आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। उनको खुद ही भी नहीं पता होता है बहुत सारी चीजें। पहले की बात अलग थी, जब हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते थे तो वो सही तरीके से हमको सिखाते थे। रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक जी, ये एक्चुअल स्पिरिचुअल गुरु थे। अभी तो सबने दुकान खोल के रखी हुई है। सब दुकान चाहते हैं, दुकान खोल के रखे। देखिए मेरे बहुत सारे वर्ड जो होंगे वो कॉन्ट्रोडिक्टरी होंगे। आपकी आपकी मन को, आपकी बातों को हो सकता है कि ये ठेस पहुंचा सके, बट जो ट्रुथ है मैं वही आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको जो पसंद है मैं वो नहीं बोलूंगा, जो सही है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। करेक्ट? अब सुपर कॉन्शियस माइंड को और अच्छे से समझते हैं। जो सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, इसका जो मेन फंक्शंस होते हैं, इसकी जो मेन शक्तियां होती है वो होती है ध्यान, उत्साह, आत्मविश्वास, प्रेम। ठीक है? मतलब कंसंट्रेशन इसका मेन काम होता है, एंथुसियाज्म इसका मेन काम होता है, विल पावर इसका मेन काम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका मेन काम होता है, और प्रेम, लव इसका काम होता है। अब हमारे जीवन में किस किस चीज की कमी है और सफल होने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? उत्साह की, आत्मविश्वास की, प्रेम की। करेक्ट? और और भी चीजों की। ठीक है? अब हमारे जीवन में कमी किस चीज की पड़ रही है? हम जब भी कोई नया काम करने जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास क्यों हमारा काम नहीं करता है? हम लंबे समय तक उत्साह को क्यों नहीं बना पाते हैं? हम ज्यादा लंबे समय तक किसी से, सभी से क्यों प्रेम नहीं कर पाते हैं? गलतियां क्यों ढूंढने लगते हैं? क्योंकि हमारे सब जो सुपर कॉन्शियस माइंड है ये वीक है। और अगर ये वीक है तो जो इसके गुण हैं, जो सफलता के लिए जरूरी है, वो गुण भी वीक हो गए। हम क्या कर रहे हैं? हम इन गुणों के ऊपर काम कर रहे हैं। आदमी के अंदर आत्मविश्वास नहीं, हम उसको आत्मविश्वास छूट रहे हैं। तू चल मोटिवेट हो जा। अरे भैया, वो जाएगा और फिर नीचे डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका बॉस है, जो उसके गुण का जो बॉस है, जो उसको रेगुलेट करेगा, सुपर कॉन्शियस माइंड, वहां से एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो रही है। आज आपको उस शब्द का मीनिंग समझ में आएगा जो आप मुझसे हमेशा कहते थे या अपनी लोगों से, सर वो आदमी मोटिवेट ही नहीं होता है। कुछ दिन मोटिवेट होता है और फिर वो लूज हो जाता है। ये शब्द आपके दिमाग में आते हैं ना? उसको कितना भी मोटिवेट करो, या मैं खुद सर ज्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रहता हूँ। जब मैं फंक्शन फंक्शन अटेंड कर लेता हूँ या कुछ अच्छी चीजें पढ़ लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और फिर वो मोटिवेशन बन नहीं पाता, वो डाउन हो जाता है। क्योंकि आप बीमारी पे काम कर रहे हैं, बीमारी की जड़ पे काम नहीं कर रहे। और कितना भी बीमारी पे काम कर लो, आपको कभी भी आपको नहीं मिलेगी वो चीज जो आप ढूंढ रहे हैं। सर दर्द हुआ तो एलोपैथिक दवाई खा ली, पेन किलर। गैनोडर्मा क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि हमको रूट पे काम करना है। हम काम किस पे कर रहे हैं? थोड़ा समझ में आया आपको? आ रहा है समझ में? शर्मा सर, सलेन सर, क्लियर? अब इसका एक उदाहरण हम लेते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड का। दुनिया का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, वो है
थॉमस एडिसन, आप सभी जानते होंगे थॉमस एडिसन के बारे में। थॉमस एडिसन जब बच्चे थे, जब बहुत छोटे थे, 7 साल की उम्र में उनको स्कूल से भगा दिया गया। उनकी माँ को बुलाया गया और उनको बताया गया कि आपका जो बच्चा है ये उल्टे सीधे के सवाल पूछता है, इसका दिमाग कुछ अजीब तरीके से चलता है, ये दूसरे बच्चों से थोड़ा एबनॉर्मल है। क्या बोला? एबनॉर्मल बोला उसको। वह अजीब सा बच्चा है, हम नहीं इसको पढ़ा पाएंगे, लेके जाओ, सबको डिस्टर्ब कर। उसकी माँ 2 और 3 स्कूलों में और गई और उसको भी 2-4 हफ्ते रखा और फिर वहां से ही भगा दिया। उसकी माँ ने डिसाइड कर लिया, एडिसन की माँ ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी किसी भी स्कूल में। और उसने अपने बच्चे को ये बताया कि बेटा वो स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारे पास जो नॉलेज है, वो वहाँ पे यूज नहीं होगा। मैडम कहती है कि आपका बच्चा इतना अच्छा है कि आप उसको घर पे नहीं पढ़ा, आप उसको स्कूल में मत पढ़ाओ, घर पे पढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास उसको पढ़ाने लायक टीचर ही नहीं है। ऐसा बोला उसको। ठीक है। आइंस्टीन के बारे में नहीं, मैं एडिसन के बारे में बात कर रहा हूँ। आइंस्टीन जो था वो, उसकी भी अलग कहानी है उस पे। ठीक है, मैसेज आया, आई नो दैट। तो उसके बाद एडिसन जो थे, थॉमस एडिसन, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। उनके मम्मी ने उनको घर पे लेके आए और उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, जो पेशे से टीचर भी थी। क्लियर? पढ़ाना स्टार्ट किया। छोटा बच्चा था 6-7 साल का। उसकी माँ ने क्या किया, उसके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को कचड़े से बचा के रखा। स्कूल नहीं गया, डिसिप्लिन में नहीं रखा, बहुत ज्यादा मारपीट नहीं हुई उसके साथ, और भी चीजें हुई। तो ये सारी चीजें उसके साथ नहीं हुई, तो क्या हुआ, उसका प्रेम और क्रोध जो है वो बचा रहा। तो उसकी बॉडी के जो, उसके जो भाव थे प्रेम वाले, जो उसके सुपर कॉन्शियस माइंड के थे, वो सब बचे रहे। उसका उसका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कचड़े से डेवलप ही नहीं हुआ, उसमें फालतू की चीजें गई नहीं, तो वो वीक रह गया। हाई पॉइंट पे क्या चला गया, उसका सुपर कॉन्शियस माइंड। इसीलिए वो हमेशा एनर्जेटिक रहे। आपको पता होगा कि उनके नाम पे 1093 पेटेंटेड है। 1093 पेटेंट सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पे है, थॉमस एडिसन के नाम। उनके उत्साह की बात करूं तो जब वो बल्ब बनाने के लिए, क्या मेरी आवाज बीच बीच में अटक रही है श्यामल जी? सर 1 मिनट के बाद ना 30 से 2 सेकंड की ना आवाज ब्रेक होती है, 1 से 2 सेकंड की आवाज ब्रेक होती है। वो अनस्टेबल है कुछ, तो भी देखते हैं। वो टेक्निकल इशू है, आप कंटिन्यू करिए सर। समझ में आ रहा है सर? क्लियर समझ में आ रहा? हाँ, टेक्निकल इशू है सर। ठीक। थॉमस एडिसन जो थे, वो एक बार लेबोरेटरी में घुस जाते थे तो घंटों घुसे रहते थे। क्यों? कंसंट्रेशन बहुत हाई था। ये हम कंसंट्रेशन के सेशन में इस पे बात करेंगे पूरा। अभी कंसंट्रेशन का पूरा 2 दिन का सेशन रहेगा, कंसंट्रेशन कैसे क्या होता है इम्प्रूव करने में। अभी आपको बता रहा, अभी मैं एक एक चीज पे अलग अलग से बात करूंगा। एडिसन के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो बल्ब बनाने के लिए फिलामेंट खोज रहे थे, जो फाइबर होते हैं उसको बल्ब को स्टार्ट करने के लिए, तो कई महीनों तक वो लगे रहे, उनको मिल नहीं रहा था। आप जानते हैं उन्होंने 6000 फाइबर्स का, 6000 धातुओं के फाइबर्स को ढूंढा और उसको यूज करने की कोशिश की कि क्या इससे बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। ये किस चीज को बता रहा है? ये उनके आत्मविश्वास को बता रहा है कि मैं ये ढूंढ लूंगा। ये उनके उत्साह को बता रहा है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। और फिर उनको कार्बन फिलामेंट करके एक फाइबर मिला और जिससे उनका बल्ब जो है वो चालू हो गया। अब आप मुझे बताओ, हम लोग अपनी लाइफ में कितनी बार ट्राई करते हैं, बार बार 2 या 3 बार सक्सेस नहीं मिली तो तीसरी बार सोचते हैं कि यार ये हमारे बस की बात ही नहीं है। 150 लोगों को प्लान दिखा दिया और एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ, तो हमारे मन में पहले ही थॉट आता है कि ये बस की बात नहीं है बॉस, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास, उत्साह और कंसंट्रेशन, ये सब चीजों की जो गुण है उसकी कमी है। यही रीजन है जिस कारण से हम लंबे समय तक कोई काम पे फोकस नहीं कर पाते।
और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ये सारे गुण पे काम करते हैं और वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के और अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की। करेक्ट। उसके बाद एडिसन की जितनी भी उपलब्धियां हैं और जितनी भी उत्साह है वो सब उनके कंसंट्रेशन और उत्साह से आई। और ये बात उन्होंने अपनी जो उनकी जो बायोग्राफी है उसमें भी लिखा हुआ है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि मेरे आत्मविश्वास और उत्साह जो थे वो बहुत चरम पे हुआ करते थे, इसलिए मैं वो सब कर पाया। तो इसमें किसका महत्व हुआ? उसके मम्मी पापा का, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सही शिक्षा दी, सही स्वतंत्रता के साथ रखा। वो स्कूल नहीं गए, जबरदस्ती के फालतू के प्रॉब्लम उन्होंने झेले नहीं। तो क्या हुआ, उनका सुपर कॉन्शियस, जबकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ऑफिशियली, मतलब उन्होंने कुछ डिग्री विग्री नहीं ली थी, बट इसके बाद भी वो हायर लेवल पे गए। आपने अपने घर में जब आप छोटे बच्चे देखते होंगे, आपके बच्चे होंगे या जो भी होंगे, आप देखते हो जब वो किसी काम पे लग जाते हैं तो वो लगे ही रहते हैं। वो कभी हार, आप थक जाओगे उनको देखते देखते, पर वो नहीं हार मानेंगे। उनको अगर एक टेबल पे चढ़ना है तो वो चढ़ के रहेंगे। वो पहले अपना खिलौना रखेंगे, फिर पैर ऊंचा करेंगे, फिर उसके ऊपर और कुछ रखेंगे, वो तकिया उठा के लाएंगे, वो सब जुगाड़मेंट करते रहेंगे। वो सब जुगाड़ करते रहेंगे, मुझे ऊपर पहुंचना है, मुझे ये टेबल से चीज निकालनी। देखा है कि नहीं देखा आप सबने ये सब? 100%। कभी हार मानते देखा है बच्चे को? नहीं, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि वो हार मान भी सकता है। हारना जैसा कोई वर्ड होता है ये उसको मालूम ही नहीं है। पर हम क्या होता है, कैलकुलेटिव हो जाते हैं। 2 बार किया, अरे यार ये होगा नहीं, छोड़ो जाने दो, हार मान ली। ठीक है। तो आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखना है, हमको ये सब चीजों पे बहुत ध्यान दें। इसके बारे में हम इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, ये कैसे काम करेगा, इस पे हम बात करेंगे। इसके गुण और इसकी प्रॉब्लम हमने समझी। दूसरा जो माइंड होती है वो जो हमें जिसपे, अच्छा सॉरी, इसका एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने हेलन केलर का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। हेलन केलर जो है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। हेलन की स्पेलिंग HELEN, केलर KELLAR, सॉरी KELLER, केलर। हेलन केलर आप विकीपीडिया पे डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेलन केलर कौन थी। हेलन केलर 1880 में पैदा हुई एक छोटी सी बच्ची थी जो बिल्कुल स्वस्थ थी। और 2.5 साल की उम्र में, जब वो 2.5 साल की थी, तो उसको बहुत तेज बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया उसको। और उसकी दवाइयों का कुछ उसको रिएक्शन हुआ और उसकी 5 इंद्रियों में से 3 इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी थी। वो सुन नहीं सकती थी, फिर वो बोल नहीं सकती थी, और उसकी आंखें भी खत्म हो गई थी। मतलब एक स्वस्थ बच्ची एक बीमारी के कारण डीफ, डम और ब्लाइंड हो गई। यस। उसके माँ बाप ने बहुत कोशिश की पर वो उसको ठीक नहीं करवा पाए। फिर माँ बाप ने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी डीप और डम्प है या अंधी है, हम इसके कॉन्फिडेंस को कभी नहीं खत्म होने देंगे। और उनके माँ बाप ने उनको जो चीजें थी बहुत ज्यादा प्यार किया, कभी किसी चीज के लिए नेगेटिव बात नहीं की, उसको हमेशा प्रोग्रेसिव मोड में रखा, हमेशा उसको आत्मविश्वास डाला। और वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसकी लाइफ में एक और बहुत बड़ा चेंज आया। उसकी एक टीचर उसको मिली जिसका नाम था एन। एन उसकी एक टीचर मिली जो इतनी अच्छी थी कि उसने उसके आत्मविश्वास को और डेवलप करने का काम किया। एन उसको पढ़ाती थी कार्डबोर्ड पे कुछ अंक उखेड़ के, है ना, पॉइंट से बना के। उसने उससे एक पढ़ना सीखा। फिर वो धीरे धीरे और डेवलप होने लगी, तो उसके लिए कुछ इस तरीके की बुक्स बनने लगी जिससे वो अच्छे से पढ़ पाए। वो धीरे धीरे डेवलप होती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई, और विश्व की पहली महिला या पहला व्यक्ति वो बनी जो डीफ, डम्प और ब्लाइंड होते हुए भी ग्रेजुएट हुई। उसका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। पूरे वर्ल्ड में लोग उसको जानते हैं। उसके बाद उसने एक नई थेरेपी निकाली जो आप देखते हैं ना कि वो बोल रहा है कोई, डीफ एंड डम्प में आप न्यूज पढ़ते हैं, और वो ऐसा ऐसा करके उसको ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा करके उसने मनोवैज्ञानिक रूप से 12 किताबें लिखी, 12 बुक्स लिखी उस लेडी ने, हेलन केलर ने। उसने नई टेक्नोलॉजी इजाद की जहां पे हम बोलेंगे और ट्रांसलेटर डीफ एंड डम्प लोगों को सुनाएगा, सिखाएगा। दिस इज ओरिजिनेटेड बाय हेलन केलर।
अब आप सोचो एक ऐसी व्यक्ति जिसकी तीनों इंद्रियां बंद है, उसके बाद भी वो काम कर पा रही, क्यों? क्योंकि उसका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव था। उत्साह, एनर्जी, कंसंट्रेशन सब कुछ था उसके पास, उसने पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पे लगा दिया और वो डेवलप हो गए। ये गुण समझिए आप। हमारे साथ क्या होता है, हमारी तो पांचों इंद्रियां काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है, छठी इंद्रियां भी ढूंढ रहे हैं हम कहाँ से आ जाए, उसके बाद भी जो काम हमें करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन की कमी है, उत्साह की कमी है, वी आर नॉट फोकस्ड, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। इसी को तो डेवलप करना है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है, आप नेट पे ढूंढिएगा, पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी क्यों लोग डेवलप हुए और क्यों नहीं हुए। ठीक है, अब जो दूसरा माइंड है, जो दूसरा पावरफुल माइंड है जो अभी वीक है, उसके बारे में बात करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, मैं कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ, कलेक्टिव कॉन्शियस एनर्जी, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है? कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि हमारा सबका जो ब्रेन है, सारे पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, सबका जो ब्रेन है उसकी फ्रीक्वेंसी एक मेन परमपिता परमेश्वर हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम यूनिवर्स का पावर बोलते हैं, जिसको हम सोल एनर्जी बोलते हैं, आप उसको किसी भी नाम से जान सकते हैं, सोल एनर्जी, परमपिता परमेश्वर, आप जिस भी तरीके से उसको समझिए, हम सब उससे कनेक्टेड है। मतलब एक मेन सर्वर से आपके सारे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड है, ऐसा मान के चलिए। एक टीवी का जो ऊपर सैटेलाइट है उससे सारे सैटेलाइट्स कनेक्टेड है। हम एक एक इंडिविजुअल एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होती है, माइंड, जो कलेक्टिव माइंड होता है, वो हम सबके अंदर डेवलप, हम सबके अंदर डेवलप है। आप जो बैठे हैं वो भी आपके अंदर भी डेवलप है, मैं बैठा हूँ मेरे अंदर भी वो डेवलप है। अब ये काम कैसे करता है? आपने देखा होगा, कभी कोई एकदम से कोई लीडर आ जाता है, कोई भी नेता, कोई भी, और वो एक ऐसा स्लोगन दे देता है जो रातों रात मशहूर हो जाता है, रातों रात मशहूर हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिव था कि उसने वो जो थॉट दिया, उसको उसको ये मालूम था कि ये थॉट सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे काम करेगा और वो रातों रात अमीर बन जाता है, रातों रात वो प्रभाव छोड़ देता है। ऐसा होता है। कभी कभी आप देखते होंगे अपने जिंदगी के 25 से 30 सालों का जो आपका इतिहास रहा है, आपकी एज रही है, कभी कोई ऐसा म्यूजिक आता है, कभी कोई ऐसा गाना आता है जो पूरे पूरे लोगों को अच्छा लगने लगता है, कोई ऐसी धुन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस भी म्यूजिशियन ने उस धुन को बनाया, उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे था, उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे था। तो जब उसने जो चीज सोची वो सबको पसंद आई। हम लोग इसको शुद्ध भाषा में बोले तो लोगों की नब्ज पकड़ना, नब्ज। जो आदमी किसी की नब्ज पकड़ना सीख गया, वो दुनिया की किसी भी सेक्टर में सक्सेसफुल हो सकता है। और हमारे सेक्टर में तो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी की नब्ज पकड़ना। उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद आएगा, अगर आप ये समझ गए, ये सीख गए, तो आपको कोई किसी फील्ड में अनसक्सेसफुल नहीं बना सकता। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग की कंपनियां, एडवर्टाइजमेंट की कंपनियां, बड़े बड़े पर्सनल एडवाइजर्स दिन भर यही काम कर रहे हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा। जो नेता होते हैं ना, जो स्लोगन्स बनते हैं, उसके ऊपर इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं कि कौन सा स्लोगन, कौन सी चीज, कौन सा शब्द पूरी दुनिया को पसंद आएगा और जिससे ये नेता मशहूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, मार्केटिंग की है। नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उनके पास कम से कम 100-150 लोगों की फौज है जो सिर्फ यही काम कर रही होती है कि कौन सा जो स्लोगन बोलेंगे नरेंद्र मोदी, या कौन सा ऐसा शब्द बोलेंगे जो सबको क्लिक कर जाएगा। उन्होंने बोल दिया लोकल फॉर वोकल, दैट इज वॉज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर ये मन में भावना थी कि यार हाँ, चाइना जो है वो सामान बहुत देता है, हमारा देश खराब हो रहा है। उन्हें उस नफ्स को पकड़ लिया, उन्होंने एक वर्ड दे दिया, लोकल फॉर वोकल। लोकल, अब आप देखो सब जगह लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल। क्यों? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माइंड का काम किया। मेक इन इंडिया,
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये वर्ड जो है ना, ये सब मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, ये सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के काम, नब्स पकड़ना। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, जो कलेक्टिव माइंड है, वो हम सबके ब्रेन में होता है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि किसके में ज्यादा है और किसके में कम है, उसके प्रभाव किस में ज्यादा है, उसके प्रभाव किस में कम है। और आपको एग्जांपल देता हूँ, अच्छा कोई एग्जांपल जो आपको सूट करे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का। हाँ, कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी व्यक्ति को याद करते होंगे कि वो मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी, या वो मैं उनके यहाँ जाता था, और उसी घंटे आपको मौसी का फोन आ जाता है। अरे ये कैसे हुआ, अभी तो मौसी मैं आपको याद कर रहा हूँ, मौसी ने 3 महीने याद नहीं किया, 3 महीने से फोन नहीं किया, आज ही मौसी का फोन आ गया, ऐसा क्यों हुआ। या मैं किसी को याद कर रहा होता हूँ यार, मैं किसी की बातें कर रहा होता हूँ और उसी समय उसका फोन आ जाता है, या कहीं से उसका मैसेज आ जाता है, ऐसा क्यों होता है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग आज के समय में रैकी के नाम से भी जानते हैं। ये एक पद्धति डेवलप हुई है, जो रैकी पद्धति है, वो आपके ब्रेन के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही काम करती है। आज आपको समझ में आ रहा होगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इतनी एनर्जी होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रभाव इतना ज्यादा होता है, अगर आपका अंदर है, आप किसी दूसरे व्यक्ति के विचार भी बदल सकते हैं। जी हाँ, आप किसी दूसरे व्यक्ति के विचार भी बदल सकते हैं। हम जब मेडिटेट करते हैं, जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप मेडिटेट और सेल्फ टॉक में बोलिए कि हे ईश्वर, दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की लीडरशिप मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। दुनिया के सबसे बढ़िया लीडर्स, इंडस्ट्री के सबसे अच्छे लोग मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। हम ये बार बार बोल रहे हैं, तो हम ये किस भाग को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, हम अपने कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे होते हैं, ताकि वो व्यक्ति ताकि वो व्यक्ति जिसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो हमसे थोड़ा वीक है, पर वो लीडर अच्छा है, वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। हाँ, ये ऐसा ही काम करता है। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अगर आप अपने कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लें और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ऊपर कर दें, उसकी प्रभाव को बढ़ा दें। जिस व्यक्ति का कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड वीक होता है, वो हमेशा फॉलोअर बना रहता है, वो हमेशा दूसरों की बातों से, मतलब कभी इससे प्रभावित होगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, उसी समय किसी ने कहा कि वो बात अच्छी नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल मर्सिडीज गाड़ी मत खरीदना, वो बेकार गाड़ी है, अच्छा ठीक है नहीं खरीदूंगा। दूसरे पल किसी ने कहा अरे मर्सिडीज जैसी तो कोई गाड़ी नहीं है बॉस, उसका कलर, उसका स्टाइल, अच्छा अभी तो मैं मर्सिडीज ही खरीदूंगा। फिर तीसरे आदमी ने बोला बीएमडब्ल्यू से अच्छी कोई गाड़ी नहीं, यार बीएमडब्ल्यू ही लूंगा। वो आदमी इधर उधर भटकता रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो दूसरों के प्रभाव में ज्यादा आ जाता है। तो जो व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में आते हैं, जो ज्यादा लोगों की बात सुनते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड जो है वो वीकर है। अब आप मुझसे पूछते हैं कि सर मैं इतने लोगों को समझाता हूँ, 2-3 दिन मोटिवेट रहता है, जैसे ही घर के बाहर जाता है वो मेरी बात ही नहीं सुनता है, फोन ही नहीं उठाता है। वो इसलिए है क्योंकि आपका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड जो है उसके ऊपर भी वो प्रभाव ही नहीं डाल पाया। और जब वो आपसे मिलके बाहर निकला, तो मार्केट में किसी आदमी ने उसको भटका दिया। मतलब जिस आदमी को आपने बिजनेस के बारे में बताया था, उससे ज्यादा स्मार्ट लोग उसको कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड वाले मिल गए और उसको प्रभावित कर दिया। मतलब वो आदमी का कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत वीकर था, इसलिए वो दूसरों के प्रभाव में आया। आपसे मिला तो आपके प्रभाव में आ गया, हाँ अब तो मैं धूम मचा दूंगा, वेस्टी में तोड़ फोड़ मचा दूंगा, एक ही दिन में सर देखना मैं फास्ट ट्रैक डायरेक्टर जाऊंगा। घर गया तो फास्ट ट्रैक 8% का भी डिसीजन नहीं रहा उसका। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड उसका डाइवर्ट। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको क्यों लोग ऐसा बिहेव करते हैं। दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। हम जो बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के ऊपर बात कर रहे हैं। अब कोई आदमी ऐसा करेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको हंसी आएगी। उसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड अभी वीक है, वही बात नहीं। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि अरे यार वो मानता नहीं, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे कि उसकी ब्रेन की प्रॉब्लम है, उसे कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है। और आप अगर ये चीज समझने सीख गए, तो आप चुटकियों में किसी भी आदमी को जो है वो समझ सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, ये काम करेगा कि नहीं करेगा।
ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप अपना टाइम बचा पाएंगे, आप अपनी एनर्जी बचा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। करेक्ट। हाँ, कमजोर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड जिन लोगों के अंदर होता है वो सामान्य मानसिकता के शिकार होते हैं। सामान्य मानसिकता, सामान्य मतलब भैया जो सब कर रहे हैं वही मैं करूंगा, सभी लोग जॉब कर रहे हैं ना, मैं वही करूंगा बॉस। सिर्फ मतलब फॉर एग्जाम्पल हीरो होंडा की गाड़ी जो है वो पिछले 20 सालों से चली आ रही है, अब सब लोग हीरो होंडा चला रहे हैं, बहुत मुझे बाइक खरीदनी, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो हीरो होंडा ही खरीदूंगा, मुझे नहीं लेना बजाज पल्सर, पता नहीं अभी नई नई मार्केट में आई है। और कई लोग देखा हो आप लोग, बहुत बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, वो कहते हैं मार्केट में जो सबसे ज्यादा नई चीज आएगी मैं सबसे पहले लूंगा, भले वो नई हो, उसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो। कई लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं, कई लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। जो जिसका वीकर होता है वो सेफ डिसीजन लेता है, अरे भैया जो हो चुका है फॉलोअर बन जाओ फॉलोअर। तो जो फॉलोअर पैटर्न होता है, जो लोगों के फॉलो करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि भैया उसने कर लिया ना वैसे ही अपन करेंगे, दैट इज फॉलोअर। और जो खुद के डिसीजन लेते हैं, नहीं दिस इज माइंड, मैं करूंगा, मुझे करना है नई चीज, यस, उनका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड हायर साइड पे। आपने देखा होगा जो जो ग्रुप्स बनते हैं, जो ये फर्जी फर्जी टाइप के बाबा टाबा आ जाते हैं ना, जो वो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, ये करो, वो क्या करते हैं, वो सामान्य कॉन्शियसनेस के लोग, जो सामान्य कलेक्टिव कॉन्शियस लोग होते हैं, उनका ग्रुप बना लेते हैं। मतलब वो अपने आप ग्रुप बन जाता है। एक बाबा ने डिसीजन ले लिया कि अभी मैं ये एक स्लोगन दे दिया उसने, और जो सामान्य मानसिकता के लोग हैं वो सब बन गए और उनका शोषण होना शुरू हो गया। कमजोर मानसिकता जिसकी है, जिसकी कमजोर कॉन्शियसनेस है, कमजोर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो आदमी का जीवन भर शोषण होता रहेगा। अगर आप इस शोषण से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले एक हैबिट डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप अपने खुद के डिसीजन लेना स्टार्ट कर दीजिए। भटकिए मत, ज्यादा पूछताछ मत करिए किसी भी चीज। आपका कॉन्शियसनेस क्या बोलता है, आपका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, आप उस पर डिसीजन लीजिए। ओनरशिप लेना स्टार्ट कर दीजिए, उत्तरदायी। जो जिनका वीकर कॉन्शियसनेस होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो हमेशा भटकते रहते हैं, भागते रहते हैं। उसको कोई भी काम बोलोगे वो भागना शुरू कर देगा, अरे भाई यहाँ से भाग लो, ये मेरे काम, मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम बस का नहीं। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव बहुत कम है, सामान्य मानसिकता का आदमी है, बचना चाहता है हर चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। हमारी टीम में भी ऐसे लीडर्स होंगे, सर आप ही कर दो सब कुछ, आप ही मीटिंग कर लो, आप ही ये कर लो, आप ही सब कुछ कर लो, आप ही प्लान दिखा लो, आप ही डेमोक्रेट कर दो, सब कुछ आप कर दो। और 3 साल से भी वो व्यक्ति वही काम करवा रहा है आपसे। तो भैया उसका प्रॉब्लम उसके ब्रेन के अंदर है, वो कभी नहीं सीखेगा अगर अभी नहीं सीखा। और आप उसको कभी नहीं सिखा पाओगे जब तक उसको ये समझ में नहीं आए कि मुझे सीखना पड़ेगा। अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे अपने कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को अगर एक्टिव करना है, उसके प्रभाव को बढ़ाना है, तो मुझे उत्तरदायी लेना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेंगे, मुझे खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जब आप खुद के डिसीजन लेते हैं, जब आप ये सारी चीजें करते हैं, तो धीरे धीरे आपका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और यूनिवर्स की एनर्जी से ज्यादा सकिंग शुरू कर देता है। मतलब यूनिवर्स की एनर्जी को ज्यादा सक करता है और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यू कैन बिकम अ मनी मैग्नेट, यू कैन बिकम अ ह्यूमन मैग्नेट, यू कैन बिकम अ हैप्पीनेस मैग्नेट। अगर आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट कर लेंगे तो जितना चाहे उतना धन आप आकर्षित कर पाएंगे। जहां जाएंगे वहां पैसा ही पैसा आएगा, जहां जाएंगे सफलता ही सफलता आएगी। अगर आप कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेंगे तो आप जिस व्यक्ति को चाहेंगे वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति पे फोकस कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरी टीम में आ जाए, बहुत बढ़िया लीडर है, तो उसको परेशान करने की जगह, उसको बार बार 50 मैसेज भेजने की जगह, 200 एसएमएस करने की जगह, 50 फोन करने की जगह, एक आध हफ्ते में एक आध दो बार उसको मैसेज करो, उससे रिलेशनशिप बना के रखो। पर अपने ब्रेन में हमेशा सोचते रहो कि वो मेरी टीम में आ चुका है, उसने साइन अप कर लिया, वो बहुत बड़ा बिजनेस। धीरे धीरे आप अपने कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड से उसके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करके उसके विचार बदल पाएंगे। ऐसा होता है और ऐसा हुआ है और ऐसा मेरे साथ हुआ है। कैसे हुआ है मैं पर्सनली बताऊंगा, अभी यहाँ बताऊंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, करेक्ट।
तो मैं आई थिंक मैं अपनी बात को सही तरीके से बता पाया हूँगा। और कलेक्टिव, किरण जी पूछ रही है कि कैसे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें। किरण जी जैसे मैंने बताया वो वैसा ही है कि आप अपने खुद के डिसीजन लेना स्टार्ट कर दीजिए, दूसरों को दोषी ठहराना कम कर दीजिए, अपनी अपेक्षाएं दूसरों से पालना बंद कर दीजिए, और आप खुद एनर्जी सब कुछ सोचिए कि मेरा मेरा है, ये मेरा काम है, मेरा उत्तरदायी है, मैं करूंगा, मेरा मैं करूंगी, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, आप लोगों से अपेक्षाएं पालना बंद कर देंगे, किसी गलत चीज के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर देंगे, दूसरों के प्रभाव में आना, क्योंकि आप किसी को दोषी ठहरा रहे हैं मतलब आप उसके प्रभाव में हैं। पहले आपने उससे पूछा कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, उसने कहा कर लो, तो आप उसके प्रभाव में आ गए। फिर उसने कहा कि वो काम खराब हुआ तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया, देखो उसके उसके मान के किया था। फिर भी आप जाके दूसरी बार भी उसी से पूछते हो भैया बताओ क्या करना है, या किसी दूसरे आदमी से पूछते हो कि क्या करना है। आपका कॉन्शियसनेस कहाँ है? आपका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड क्यों काम नहीं कर रहा है? लोग आपकी नब्ज पकड़ पा रहे हैं, आप किसी की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब मुझे कई लोग पूछते हैं ना सर आपको पहले क्यों पता चल जाता है कि वो आदमी ऐसा बिहेव करेगा? क्योंकि वो नब्ज पकड़ने वाली जो हैबिट है ना वो धीरे धीरे डेवलप होगी। मुझे पता है कि टीम में किस व्यक्ति को क्या बोलेंगे तो वो क्या रिएक्ट करेगा, मुझे पहले ही पता होता है। जब मैं आपको कुछ चीज बोल रहा होता हूँ तो उसका रिएक्शन क्या आना है, 80-90% वो मुझे ऑलरेडी इंट्यूशन रहता है कि ये ऐसा होएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके अपन ने इसको डेवलप कर लिया। अभी तक आप लोग और हम लोग भटक रहे थे कि किसी आदमी के अंदर उत्साह की क्यों कमी है, वो डिसीजन क्यों नहीं लेता है। अब मैं उसको बाइफरग्रेट कर रहा हूँ एक एक माइंड के प्रोसेस के साथ, कि अगर उसके अंदर उत्साह की कमी है तो क्या प्रॉब्लम है, वो उसको कैसे ठीक करेंगे। अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उसको क्या ठीक करेंगे। हम सबको मिला के एक ही चीज बोल देते हैं, उसकी पर्सनालिटी खराब है। ऐसा नहीं है। कोई आदमी के अंदर प्रेम की बहुत भावना होती है, उसका सुपर कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, पर उसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता। प्रेम सबसे करेगा, सबके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा, पर डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब क्या उसकी पर्सनालिटी खराब है? नहीं, उसके ब्रेन का एक हिस्सा बहुत अच्छा है, उसके माइंड का एक हिस्सा बहुत अच्छा है, सुपर कॉन्शियस माइंड। दूसरा हिस्सा जो है वो वीकर है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको समझ में आ रही है? एक आदमी डिसीजन बहुत अच्छा लेता है पर 90% टाइम वो नेगेटिव ही बात करता है, डिस्ट्रक्टिव बात करता है। क्यों? क्योंकि उससे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव है, थोड़ा सा उसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव। इस तरीके से अगर आप समझेंगे दोस्तों तो आप लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे, लोगों का सही मार्गदर्शन कर पाएंगे, लोगों को सही दिशा में पहुंचा पाएंगे। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को अच्छा समझ पाएंगे। आपके फैमिली रिलेशनशिप, आपके फादर के रिलेशनशिप, आपके सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि वो आदमी बॉडी से ऐसा काम नहीं कर रहा है। वो आपको अगर बुरा बोल रहा है या वो आपकी बात नहीं मान रहा है या आपको ऊपर क्रोध बता रहा है, तो आप उसको अलग लेवल पे सोचना शुरू कर देंगे कि अच्छा मेरे को श्यामल जी ने ऐसा बोला, तो हो सकता है कि अभी उसका कुछ दूसरा सिचुएशन होगी इसलिए उसने ऐसा बोला है। अभी उसका माइंड जो है वो अभी सही प्रोसेस में, सही फ्रिक्वेंसी में काम नहीं कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं। आप ऐसा लोगों को समझना स्टार्ट कर देंगे, आप रिएक्टिव नहीं रहेंगे, आप रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। और जब आप रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, तो आपकी जिंदगी की सुख शांति वापस आने लगती है। आप जब रिएक्टिव मोड में होते हैं तो आपकी जिंदगी की सुख शांति सब छिन जाती है, आप दूसरों के हाथ के बटन बन जाते हैं। ऐसा मेरे पास ऐसा रिमोट है ना, ये रिमोट, आप रिमोट बन जाए मतलब आप रिमोट कंट्रोल से चलने वाले एक व्यक्ति बन जाते हैं। मैंने ये बटन दबाया तो आप गुस्सा हो गए। जैसे ही मैंने आपके बारे में सही चीज बोल दी कि बॉस तुम जो कर रहे हो ना ये सही नहीं कर रहे हो, इस तरीके से ना प्रॉब्लम होगी टीम में, बुरा लग गया, ये बटन दब गया, क्रोध आ गया, अरे मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता, छोड़ दूंगा टीम, जाओ नहीं करना, दूसरे काम भी मेरे पास। फिर जैसे ही मैंने आपकी पढ़ाई की, नहीं आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी तो टीम आपसे बहुत रिलेट करती है और आपके सभी लोग जो हैं वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपकी अच्छा बहुत बढ़िया सर, ये सब तो आपके कारण हुआ है। ये मैंने दूसरा बटन दबा दिया, तुरंत इमीडिएटली तो आप सही हो गए। तो आप रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। दुनिया ने कहा आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, और दूसरे दिन उस व्यक्ति ने कहा ए क्या है कुछ भी फैशन में पहन लेते हो, अच्छा मुझे बता रहे हैं, मुझे मालूम है, बढ़िया सच धज के गए आराम से, बढ़िया लेडीज के साथ बहुत होता है,
हमारे साथ भी होता है, जेंट्स के साथ भी, बहुत बढ़िया शर्ट वर्ट पहना, कोट वोट पहना, 2 घंटे तैयार हुए शादी में जाने के लिए। जैसी शादी के एंट्री गेट पे पहुंचे, वहां कोई आदमी मिल गया, निगेटिव आदमी, वो कहता है यार रूपेन जी, यार ये शर्ट, ये टाई सही नहीं लग रही यार, ये शर्ट तुमने पुराना सूट पहन लिया क्या, दिमाग वही खराब। उसने क्या किया, बटन दबा दिया तुम्हारा, वही उसको पता था कि तुमको अभी फ्रस्ट्रेशन होगा, दबा दिया। 2.5 घंटे की तैयारी और वो 4 घंटे की शादी तुमने सब बर्बाद कर दी। और बीवी को गुस्से में लेगा, चलो घर चलो, चलो घर पे रोटी बनाओ, घर पे खाएंगे, यहाँ नहीं खाएंगे, दिमाग खराब कर दिया उसने, क्योंकि आप किसी और के कंट्रोल में, आप अपने कंट्रोल में है ही नहीं, आपका बटन कोई और दबा रहा है। वो जैसा चाह रहा है उसने बटन दबाया, हम वैसा करने लगे। उसने कहा खुश हो जाओ, तो हम खुश हो गए। उसने तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए। उसने थोड़ा सा सही बोल दिया तो हमें बुरा लग गया, हमारा बटन दब गया क्रोध वाले। क्या है ये सब? बिकॉज वी आर, हम लोग दूसरों से ऑपरेट हो रहे हैं। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ से, दूसरों का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप ये समझ गए तो लोगों को आप अपने हिसाब से चला पाओगे, अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ गए। तो अब कोशिश करना है कि दूसरों के हाथ का रिमोट नहीं बनना है। अपने को सफलता चाहिए, तो दूसरों का साइकोलॉजी को समझ के उनका सही मार्गदर्शन करते हुए उनका अपने जीवन में सफलता के लिए जो है वो सही यूज करना है। ठीक है, तो आज की बात हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आई होप आप लोगों को आज की बात समझ आई होगी, और समझ आना भी चाहिए, हमने कोशिश भी बहुत की है। अब कल हम जो दूसरे ब्रेन के हैं ना, स्पॉन्टेनियस माइंड और सुपर, सॉरी, स्पॉन्टेनियस माइंड और अल्टीमेट माइंड, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इस पर क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे अटेंडिंग दिस सेशन। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है और आप अपने जितने भी इसका सही यूज कर पा रहे हैं, तो इस ये सब सोच के, ये सब सुन के हमको